नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रमेश पुरी आज फिर एक बार पुनः आपके सामने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काव्य के तृतीय सोपान छायावाद युग को लेकर के उपस्थित हूँ। सोशल मीडिया के इस ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन के मंच पे मैं आपका पुनः स्वागत व आभार अभिव्यक्त करता हूँ। आज हम द्विवेदी युग के पश्चात अगले काव्य प्रवृत्ति के युग, जिसे हम छायावाद के युग के नाम से जानते हैं, जो कि 1918 से 1936 के कालखंड के मध्य हिंदी साहित्य के काव्य प्रवृत्ति के रूप में विद्यमान रहा, उसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि द्विवेदी युग की जो साहित्य रचना हुई थी उसके कुछ मूल प्रवृत्ति थी। जैसा कि हमने पीछे भी जिक्र किया था, विषय का व्यापक विस्तार हुआ, जिसके कारण उसमें इतिवृत्तात्मकता आ गया था, बड़े बड़े काव्य लिखे गए तथा स्थूलता थी, उसके अर्थात व्यक्तिगत भावनाओं का अभाव था। वहाँ किसी दूसरे के देख करके या सामने जो स्थूल था उसको विषय वस्तु बनाई गई थी, जिसमें व्यक्ति की खुद की भावनाएं, उनके सुख दुख, उनके अंतर की अभिव्यक्ति द्विवेदी युग में नहीं थी। उसी कारण से 20 वर्षों के इतने छोटे से समयावधि के पश्चात नवीन कविता का रूप सामने आया, जिसमें द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता एवं उसकी स्थूलता एवं अव्यक्तिकता के विरोध स्वरूप नई काव्य रचना हमारे सामने आई, जिसमें आध्यात्मिकता, व्यक्तिकता, प्रेम, सौंदर्य, प्रकृति का मानविकीकरण तथा एक नई कोमलकांत शब्दावली से युक्त भाषा को लेकर के छायावाद प्रस्तुत हुआ, जिसके संबंध में डॉक्टर राम कुमार शर्मा ने कहा है, कवियों को जब स्थूल जगत के चित्रण से निराशा होने लगी तथा उनकी प्रेम और सौंदर्य की भावनाओं को अपनी अभिव्यक्ति का क्षेत्र बाहर ना मिला, तो वे आंतरिक क्षेत्र में अपनी अभिव्यक्ति ढूंढने लगे, जिससे छायावाद का प्रादुर्भाव हुआ। इसके साथ ही छायावाद के नामकरण को लेकर के भी काफ़ी मतभेद रहा है। तो हम देखते हैं अलग अलग कवियों ने छायावाद के अलग अलग नाम दिए हैं। छायावाद के वास्तविक अर्थ को लेकर विद्वानों में मतभेद है। मुकुटधर पांडे ने छायावाद को रहस्यवाद कहा है, वहीं सुशील कुमार ने इसे अस्पष्टता कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अन्योक्ति पद्धति बताया है, अर्थात बात कहीं किसकी कहना लेकिन उसका अर्थ दूसरा होना। रामचंद्र शुक्ल ने इसे शैली वैचित्र्य कहा है। ये क्वेश्चन कई बार आता है, छायावाद के नामकरण को लेकर के, उसके अर्थ को लेकर के विवेचना कीजिए या विद्वानों के मतों का निर्धारण कीजिए। नंद दुलारे वाजपेयी ने इसके संबंध में कहा है कि आध्यात्मिक छाया का भान, और डॉक्टर नगेंद्र ने इसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह बताया। नामवर सिंह ने बताया है कि छायावाद शब्द का अर्थ चाहे जो हो, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से ये प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी की उन समस्त कविताओं का द्योतक है जो 1918 से 1936 तक लिखी गई, जिसमें उच्छ्वास प्रथम रचना थी और युगांत 1936 की आखिरी रचना थी। सामान्य तौर पर किसी कविता के भावों की छाया यदि के अन्यत्र जाकर पड़े तो वह छायावादी कविता है। उदाहरण के तौर पर पंथ की निम्न पंक्तियां देखी जा सकती है, जो कहा तो जा रहा है छाया के बारे में, लेकिन अर्थ निकल रहा है नारी स्वतंत्रता संबंधी। कहो कौन तुम दमयंती सी, इस तरु के नीचे सोई, हा तुम्हें भी त्याग गया क्या अनिल सा निष्ठुर कोई। अनिल मतलब हवा, कि तुम यहाँ पेड़ के नीचे कौन सोई हुए हो, कि तुम्हें अनिल सा, हवा सा कोई निष्ठुर को त्याग गया। अर्थात इसमें एक नारी का वर्णन किया है जो कि पुरुष के कठोरता के कारण
सबला होने के उपरांत भी अबला बन करके जीवन यापन कर रही हैं। तो इस प्रकार की रचनाएं छायावाद में देखने को मिलती हैं। हम अब बात करते हैं छायावादी युग की प्रवृत्तियां या विशेषताओं की। छायावाद की सर्वप्रमुख विशेषता है आत्माभिव्यक्ति, अर्थात इसे व्यक्तिकता भी कहते हैं। जहाँ द्वितीय भारतेंद्र युग में व्यक्ति रचनाकार स्वयं अपनी अनुभूतियों को काव्य में साझा नहीं कर पा रहा था या नहीं किया था, किंतु छायावाद में स्वयं की अनुभूतियों को अर्थात मैं शैली, स्वयं की शैली में साझा, इसे व्यक्तिकता भी कहते हैं। आप चाहो तो इसे आत्मा व्यक्ति भी लिख सकते हो प्रवृत्तियों में, और व्यक्तिकता भी लिख सकते हो। छायावादी कवियों ने अपने व्यक्तिगत जीवन के सुख दुख, कल्पनाएं, चिंतन, अनुभूति का समावेश अपने काव्य में किया। इसी व्यक्तिक प्रवृत्ति के कारण छायावादी काव्य में आत्मविवेचन, भावात्मकता व अंतरंगता मिलती है। प्रसाद का आनंदवाद, सूर्यकांत त्रिपाठी का अद्वैतवाद व पंत की आत्मरति व माधवी वर्मा का अपने अज्ञात प्रिय के प्रति पढ़ने निवेदन इसी व्यक्तिकता या आत्मा व्यक्ति के परिणाम हैं। दूसरा प्रमुख आता है आत्मविस्तार या सामाजिक रूढ़ियों से मुक्ति, अर्थात ये सामाजिक चेतना थी जो कि छायावादी काव्यों में भी देखने को मिलती है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से नारी के जीवन को, नारी की जीवन की विद्रूपताओं को, विसंगतियों को, नारी के शोषण को सामाजिक चेतना के रूप में मुख्यतः उजागर किया गया था। अगला आता है प्रकृति प्रेम। प्रकृति का विशिष्ट व व्यापक चित्रण छायावादी युग में देखने को मिलता है। छायावादी कवियों को सर्वाधिक प्रभावित प्रकृति के मनोरम, सुरमय, कोमल, सुंदर सट्टा ने किया। खिलते फूल, बहता झरना, नदी, नाले, आकाश, सागर, बादल, वर्षा, लहर, उगता सूर्य, छिपता सूर्य, संध्या, पहाड़ी, पशु पक्षी आदि ने छायावादी कवियों को अपनी ओर आकर्षित किया। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा ने प्रकृति का आलम्बन रूप में, उद्दीपन रूप में, अलंकारिक रूप में, प्रतीकात्मक रूप में, मानवीकरण मतलब प्रकृति को मानव के जैसा चंचल दिखाया गया है। पंत, सुमित्रानंद पंत की पल्लव ग्रंथि रचना प्रकृति प्रेम का सुंदर उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करती है। अज्ञात व असीम के प्रति जिज्ञासा या रहस्यवाद। रहस्यवाद की विशेषता छायावाद की एक मौलिक विशेषता है जो कि छायावाद को अन्य काव्य जगत से अलग करती है। छायावादी काव्य रहस्यवादी काव्य भी कहा गया है। प्रसाद, पंत व निराला तथा महादेवी वर्मा के काव्य में प्रकृति का कण कण ईश्वरीय सत्ता की रहस्यमय अभिव्यक्ति पाता है। उन्होंने उस असीम सत्ता के दर्शन मानव में ही नहीं, संपूर्ण जड़ व चेतन में किए। यही कारण है कि फूल, तारे, सागर की लहरें सभी इन्हें मौन निमंत्रण देते जान पड़ते हैं। महादेवी ने तो यहाँ तक भी कहा है, विश्व के अथवा प्रकृति के सभी उपकरणों में चेतना का आरोप छायावाद की पहली सीढ़ी है। अर्थात इसमें चेतन व जड़ दोनों जगत, अज्ञात के प्रति आकर्षण, अज्ञात को जानने की जिज्ञासा व उससे मिलने की उत्कंठा या विरह का वर्णन रहस्यवाद के रूप में आता है, और यही विषय वस्तु का वर्णन छायावाद में देखने को मिलता है। अगली महत्वपूर्ण विशेषता है सांस्कृतिक चेतना, सामाजिक चेतना या मानवतावाद, जो कि छायावादी काव्यों में सांस्कृतिक चेतना के नवीन व मौलिक उद्भावनाएं की गई हैं, जिसके अंतर्गत हिंदी की राष्ट्रीय कविताएं जो अब तक उपदेशों प्रवचनों का नीरस भार ढो रही थी, इसी काल में आकर अनुभूति के सच्चे आलोक से जगमगा उठी और सीधे उपदेश का आश्रय छोड़कर अनुभूति के जोर से जनता का हृदय हिलाना शुरू कर दिया था। जयशंकर प्रसाद की कामायनी, निराला की राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास में सांस्कृतिक चेतना भरपूर देखने को मिलती हैं, जो कि मानवतावादी स्वरूप लिए हुए। स्वच्छंद कल्पना का नवोन्वेष। छायावादी काव्य में कवियों ने अपने मन में आने वाले विचारों को
स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त किया है। ये कल्पनाएं एक तरह से मौलिक व सृजनात्मक हैं, जो स्वच्छंदता को लिए हुए हैं, जो कि हमें छायावाद में ही देखने को मिलती हैं। विविध काव्य रूपों का प्रयोग। छायावाद के अंतर्गत प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य सभी काव्य रूपों का प्रयोग किया गया था। काव्य भाषा ललित, लवंगी, कोमलकांत पदावली भाषा थी। छायावादी काव्य की भाषा खड़ी बोली हिंदी थी। इस युग के काव्य की भाषा शैलीगत प्रवृत्ति में कोमलकांत, शब्दावली से युक्त, प्रतीकात्मक, अलंकारिक तथा प्रगीत मतलब गीतों के रूप में तथा चित्रात्मकता को लिए हुए या अपने अंदर समाविष्ट किए हुए थी। मुक्तक छंद का प्रयोग। छायावाद में आकर के निराला जैसे कवियों ने छंदों की परिपाटी को तोड़ते हुए छंदहीन अर्थात छंदों से अलग इतर काव्य रचना की, जिसमें कोई तुकांत नहीं होता था, जिसे मुक्तक छंद का नाम दिया गया। प्रकृति संबंधित विविध बिंबों की बहुलता। प्रकृति का चित्रण व्यापक व विशुद्ध रूप में इसमें किया गया था। भारतीय अलंकारों के साथ अंग्रेजी साहित्य के मानवीकरण व विशेषण विपर्य अलंकारों का प्रयोग अर्थात उपमा, अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा इत्यादि अलंकारों के साथ महत्वपूर्ण अलंकार था मानवीकरण अर्थात प्रकृति पर मानवीय बिंबों की, मानवीय हाव भावों की, तो मानवीय क्रियाकलापों का आरोप करते हुए अर्थात प्रकृति को मानव के समान सोचते हुए, खिलते हुए, कार्य करते हुए चित्रित करना ही मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत आता है। छायावाद के कवि चातुष्टय में प्रमुख थे प्रसाद, निराला, पंत व महादेवी वर्मा। अगर हम एक लाइन में छायावाद को परिभाषित करना चाहें तो ये कह सकते हैं कि सौंदर्य की प्रेम परक, सूक्ष्म रहस्य परक अभिव्यंजना जिस काव्य शैली में मिलती है वह छायावाद अर्थात प्रेम, प्रकृति व सौंदर्य की रहस्य परक सूक्ष्म अभिव्यंजना जिस काव्य शैली में है उसे हम छायावाद कहते हैं। छायावादी काव्य में प्रसाद ने यदि प्रकृति को मिलाया तो निराला ने मुक्तक छंद दिया, पंत ने शब्दों को खराद कर चढ़ाकर सुडोल और सरस बनाया तो महादेवी ने उसमें प्राण डाले। छायावाद को हिंदी साहित्य में भक्ति काव्य के बाद महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। प्रसाद की प्रथम काव्य करती थी उर्वशी, प्रसाद की प्रथम छायावादी काव्य करती थी झरना, अंतिम काव्य करती थी कामायनी। सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य करती कामायनी के पात्र तीन मुख्य थे जो हम अपने सिलेबस में भी आगे पढ़ेंगे, मनु, श्रद्धा व ईड़ा। तथा पंथ की प्रथम छायावादी काव्य करती थी उच्छ्वास। अंतिम इनके छायावादी काव्य करती थी गुंजन। छायावाद युग में विविध काव्य रूपों का प्रयोग हुआ। मुक्तक काव्य सर्वाधिक लोकप्रिय रहा। गीति काव्य में मतलब गीतों में जो काव्य रचना हुई वो करुणालय नाम से थी जो कि जयशंकर प्रसाद ने की। पंचवटी प्रसंग काव्य रचना निराला ने की। शिल्पी सोवन रजत शिखर सुमित्रा नंदन पंत ने की। प्रबंध काव्य में कामायनी व प्रेम प्रतीक की रचना जयशंकर प्रसाद ने की। ग्रंथि लोकायतन सत्यकाम की रचना सुमित्रा नंदन पंत ने की व तुलसीदास नामक काव्य रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने की। लंबी कविता अर्थात बड़ी बड़ी कविताओं का भी दीर्घ कविता जिसे हम कहते हैं कि रचना भी इस काल में हुई। पड़ले की छाया, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण प्रसाद की रचनाएं थी। सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा निराला की रचनाएं थी। परिवर्तन सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं रही। इसी के साथ प्रसिद्ध पंक्तियां भी इसमें आती हैं जो कि आप इसको ध्यान से देखें। कई बार ये प्रसिद्ध उक्तियां देख करके पूछ लिया जाता है ये किस कवि के द्वारा लिखी गई है, जैसे कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूब रही, तारागट उषा नागरी। देखो इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है, प्रकृति का मानव के जिस चित्रण किया है। देखो बीती विभावरी जागरे के रात्रि बीत रही है तुम जागो, अंबर पनघट में डूबो रही, अंबर रूपी पनघट में डूबो रही है, तारागट उषा नागरी है, उषा रूपी नायिका है
वह तारा रूपी घड़े को डुबो रही, अर्थात जब सूर्य उदय होता है तो तारे छिपते हैं, तो उसको एक नायिका के द्वारा पानी लाते हुए का वर्णन किया गया है। तो यह मानवीकरण अलंकार है। तो इसी प्रकार ये जितने भी हैं आप इनका अध्ययन कीजिए। आगे हम इनके रचना व रचनाकारों के बारे में अध्ययन करेंगे कि इनके कौन कौन से रचनाकार हैं, इनकी रचनाएं कौन कौन सी है। आप भी हमने पीछे रचनाकारों के बारे में अध्ययन किया था। छायावादी युगीन रचना व रचनाकार, इनमें छायावादी काल धारा के रचनाकार और छायावादी उत्तरोत्तर काव्य धारा, मतलब छायावाद के बाद के रचनाकारों के रूप में इनको उल्लेखित किया गया है, जिनके अलग अलग रूपों में वर्णन है। छायावादी काल धारा के रचनाकार, जिसमें उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उदार, शोकोच्छ्वास, प्रभु वाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, ये मुख्य रचनाएं हैं। झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये छायावादी काल की थी। इनमें मुख्यतः हमें इनको याद रखना है, आंसू रचना, लहर, झरना और कामायनी, ये रचना थी जयशंकर प्रसाद की। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, रोज स्मृति, जो कि लंबी कविता है, राम की शक्ति पूजा, ये निराला की रचनाएं हैं। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजनी, छायावादी काल की रचनाएं थी, जो कि सुमित्रा नंदन पंत की थी। निहार, रश्मि, निर्जा व संध्या गीत, ये सभी यामा नाम से संकलित है, जो कि महादेव वर्मा की रचनाएं हैं। उसी प्रकार अन्य सभी रचनाकारों ने रचनाएं लिखी हैं। उसके बाद राष्ट्रवादी सांस्कृतिक काव्य धारा, मतलब जिन्होंने राष्ट्र प्रेम से मंडित भारत के सांस्कृतिक मूल्यों को पुनर्स्थापित करने में रचनाएं लिखी, उनमें प्रमुख थे माखनलाल चतुर्वेदी। उनकी रचनाएं केती और कोकिला, हिम करीटनी, हिम तरंगनी, पुष्प की अभिलाषा। दूसरे रचनाकार थे सियाराम शरण गुप्त। उनकी रचनाएं मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, विषाद, आद्रा, पाथे, मरणमयी, बापू देनिकी। उसी प्रकार सुभद्रा कुमारी चौहान, जिसकी मुख्य रचनाएं हम सुनते आए हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उसके अलावा त्रिधरा, मुकुल, वीरों का कैसा हो वसंत, इनकी रचनाएं। इसके बाद छायावादोत्तर युग, 1936 के बाद का जो युग था, उनमें किस प्रकार से काव्य धारा चली रही थी, वो कई भागों में विभाजित हो गई। जैसे पुरानी काव्य धारा, जिसमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा सियाराम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे आदि थे। उन्होंने लेकर के काव्य रचनाएं की। और नवीन काव्य धारा के अंतर्गत एक आती है जिसे हम हालावाद या व्यक्तिवादी काव्य रचना कहते हैं, जिसमें प्रेम व मस्ती का काव्य लिखा गया था, जिसमें थे महत्वपूर्ण हरिवंश राय बच्चन, जिनकी एक रचना है मधुशाला, नरेंद्र शर्मा, इनकी रचना है मधुलिका, रामेश्वर शुक्ल अंचल, भगवती चरण वर्मा, R.C. प्रसाद सिंह इत्यादि मुख्य रूप से थे। इसके बाद हम आगे की रचनाओं में देखेंगे कि जो काव्य धारा थी प्रगतिवाद व प्रयोगवाद, उनको लेकर भी काव्य रचनाएं की गई थी, जिसकी हम आगे आने वाली कक्षाओं में उसका अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।